डॉक्टर दिनेश शर्मा। सम्मानित सभापति महोदय, आपकी कृपापूर्वक अनुज्ञा से आज आर्थिक विषय पर मैं इस विद्वत समूह के समक्ष कुछ विचार रखना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है और ये एक वो समय था जब विदेश के लोग भारत की खराब छवि को प्रदर्शित करते थे और वृत्तचित्रों में उपहास उड़ाते हुए हम सब देख लेते थे कि कहीं गरीब, भूखा, नंगा और इस प्रकार का आवृत्ति वाला व्यक्ति जो दीनहीन अवस्था में है उसको भारत का नागरिक बता के वृत्तचित्रों में दिखाते थे। आज मोदी जी के आने के बाद 9 वर्ष का जो समय गुजरा है उसमें आज वही भारत का नौजवान हाथ में कंप्यूटर लिए हुए जब विदेश में जाता है तो अमेरिका ऐसे देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि इंडियन से बच के रहो, ये ऐसा ना हो हमारे देश के नौजवानों का रोजगार छीन ले। ये मान्यवर, ये अर्थव्यवस्था का जो एक स्वरूप बदला है उसका मूल कारण रहा कि क्रमागत तरीके से, एक विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक बिंदुओं को छूने का प्रयास इस भारतवर्ष में 9 वर्षों से लगातार किया गया है। जो भी यहाँ की योजनाएं थी केंद्र सरकार की, उनका कनेक्शन एक योजना का दूसरे योजना से कनेक्शन रहा है। और जब हम सब जानते हैं कि जब जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था तो लोग उपहास उड़ा रहे थे। 25 लाख के या उससे थोड़ा सा 50 लाख के अंदर खाते हुआ करते थे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में। आज 55 करोड़ के आसपास आज जनधन के खाते हैं और मान्यवर बताते हुए ये मुझे प्रसन्नता होती है कि अर्थव्यवस्था का बदलाव कैसे हुआ कि आज उनमें जिन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक निश्चित राशि को जमा करें, फिर भी हमारे देशवासियों का हौसला देखिए कि आज 4,000 रुपया से भी अधिक औसत जो बचत खातों में धनराशि है, इन 55 करोड़ जो खाते हैं उनमें 4,000 रुपये औसत खातों में आज जमा है। इसके समय हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप में ये प्रगति हमारे देश का परिचायक इस बात का है कि हमने स्वदेशी को अपनाया, हमने उत्पादन को बढ़ाया, हमने जो लघु उद्योग थे, जो गांधी जी कहा करते थे कि हमें बहुत बड़ा उत्पादन नहीं, हमें बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए, तो आज हमने ना केवल एमएसएमई को बढ़ाया, हमने न केवल मुद्रा लोन देकर करोड़ों लोगों को उद्यमी के रूप में परिलक्षित किया, बल्कि हमने स्टार्टअप के माध्यम से, हमने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारों के सृजन की प्रक्रिया को तेज किया। मान्यवर, आज भारत एक तेज विकास गति से बढ़ने वाला देश बना है। भारत की मजबूत जो अर्थव्यवस्था है उसने भारत की जो छवि है, अंतर्राष्ट्रीय छवि, उसको बढ़ाया है। आज ये देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और इस 9 वर्षों में हम कह सकते हैं कि उस भारत में हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के हम बिल्कुल निकट पहुंचे हैं। ये देश महिला, युवा, किसान, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित लोगों का देश बन चुका है। आपके संज्ञान में ले जाना जरूरी है कि आज ये सरकार के समावेशी प्रयासों के माध्यम से सरकार ने 13.5 करोड़ के से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया है। आज पीएम किसान सहित कई योजनाओं के माध्यम से अन्नदाताओं जो को बड़े पैमाने पर सशक्त करने का प्रयोजन चला है। रोजगार मेलाओं ने बहुत सारे रोजगार पैदा किए हैं। आज भारत का रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन कर रहा है। कृषि उत्पादन के मामले में आज नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मान्यवर, ये वो भारत है जहां पर करों का भार पड़ा करता था। 17 करोड़ का समावेशन करने के बाद में उनका सरलीकरण किया गया। आज कई गुना, मैं तो कहूँगा कि 50 गुना ज़्यादा आज करों का जो संग्रह है, उस संग्रह ने आज पूरे भारतवर्ष को ये दिखाया है कि अब भारत याची नहीं है, भारत वो देश नहीं है जहां जरूरत पड़ने पर कांग्रेस शासनकाल में अमेरिका से सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आता था और यहां आने के बाद राशन कार्ड में लोगों को वो बंटता था। वो लाल रंग का गेहूं वहां के जानवर नहीं खाते थे तो वो हिंदुस्तान को भेजा जाता था। आज इस देश में आप देखो तो यहां पर 5 किलो अन्न आज 2.5 वर्षों से कोरोना के बाद भी आज वहां मुफ्त
में लोगों को देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और आज इसके कारण यहाँ को गरीबी रेखा से ऊपर उठने का क्रम सतत जारी है। मान्यवर, आज अभी हाल में वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत 2030 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि आज हम ये कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हालांकि पहले हम 10वीं अर्थव्यवस्था में थे या उससे पहले 11वीं अर्थव्यवस्था में थे। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन 5वीं अर्थव्यवस्था के बनने के पीछे मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो परचेजिंग पावर पैरिटी PPP जिसे बोलते हैं, उसका अगर आकलन किया जाए तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसरित हो चुका है। आज भारत का नागरिक जब विदेशों में जाता है तो भारत का नागरिक सर उठाकर देख सकता है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो GDP पिछली तिमाही में हमारा 7.6 हुआ है, इसने भी बहुत लोगों को चौंकाया है। आज चीन कराह रहा है मुद्रास्फीति के कारण, आज जर्मनी अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचा है मुद्रास्फीति के कारण, अमेरिका में आज हलचल मचा हुआ है और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है और आखिर में उसकी स्थिरता आ सके तो भी एक सनातनी को लाकर प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है और जब सनातनी आता है तो वहां की वो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का काम करता है। लेकिन वही भारतवर्ष है जो आज नीचे से उठकर आज 7.6, जबकि विश्व की वैश्विक दर जो है वो आज 3% के आसपास है। आज IMF सराहना कर रहा है भारत की, ग्रेडिंग कम कर रहा है चाइना की, और भारत आज विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में G20 में उभर कर आया। उसका मूल कारण यह था कि हमारे उत्पादन बढ़े हैं, हमारा उपभोक्ता का जो अंश था उसमें उपभोक्ता के अनुसार हमने डिमांड को क्रिएट किया है। आज हमारा ट्रेड बैलेंस फेवर में हुआ है, आज निर्यात संवर्धन की नीति आज पांव पसार रही है, आज आयात कम हुए हैं, आज स्वदेशी के कारण हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन की लागत प्रति इकाई कम होती जा रही है। इसका यही वजह है कि भारत आज वो भारत बना है जैसी कि व्याख्या लोग कर रहे थे कि बंगाल 8.5% है। अरे बंगाल तो समृद्ध देश हुआ कर, समृद्ध प्रदेश हुआ करता था। अंग्रेज जो सोने की चिड़िया समझकर बंगाल में आए, हिंदुस्तान में आए थे, तो सबसे पहले वो आर्थिक राजधानी के रूप में बंगाल में गए थे। बंगाल में विभिन्न प्रकार के जब शासन आए तो क्रमागत रूप में उनकी आर्थिक व्यवस्था का ह्रास होता गया। आज ये दुख की बात है कि एक समय रोजगार के लिए लोग कहीं जाते थे तो वो बंगाल जाया करते थे। मुझे खुशी है कि कोरोना के कार्यकाल में तमाम लोग वापस उत्तर प्रदेश आए। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और उत्तर प्रदेश में उनको स्वरोजगार मिला। आज बंगाल के लोगों को रोजगार खोजने के लिए दूसरे जगहों पर जाना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं श्रीमान कि आज की बदलती हुई स्थिति में ये 13.5 करोड़ लोगों को जो हमारी सरकार ने गरीबी के रेखा से ऊपर किया है, PM किसान सहित योजनाओं ने अन्नदाताओं को बड़े पैमाने पर सशक्त किया है। रोजगार मेलाओं के माध्यम से आज रोजगारों का सृजन हुआ है। केवल नौकरी देने से रोजगार नहीं होता, हम अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देते हैं, हम नौकरी भी देते हैं और स्टार्टअप से हम नौकरी को क्रिएट भी करते हैं। हम विभिन्न प्रकार का पूंजी निवेश को बढ़ाते हैं। हम सोना नहीं बेचते, हम अपनी निधि का सृजन स्वयं किया करते हैं। और आज अगर आप देखो तो निरंतर बढ़ते हुए जो UPI ट्रांजैक्शन है उससे डिजिटलीकरण के प्रतीक के रूप में भारत नित्य नए शिखरों को छू रहा है। अभी हमने त्योहार मनाया, दिवाली मनाई। हालांकि पहले तो त्योहार होते थे, हमारे उत्तर प्रदेश में तो कर्फ्यू लगा करते थे कि दिवाली आई तो कर्फ्यू, ईद आया तो कर्फ्यू। अब की दिवाली में पूरे देश ने 4 लाख करोड़ से ऊपर का व्यवसाय किया है। ये एक भारत की समृद्धता की तरफ बढ़ने का एक कदम है। लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो काशी का विश्वनाथ बाबा का जिक्र करती है, वो मथुरा का करती है, वो अयोध्या का करती है। लेकिन मोदी जी की सोच देखिए कि आज कई गुना जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कई गुना लोग आज वाराणसी में आने लगे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद। आज कई लाख लोग ज्यादा अयोध्या में आ रहे हैं जो श्री राम लला का मंदिर बनने के लिए जा रहा है। धार्मिक आस्था का भी सम्मान और साथ साथ में आर्थिक समृद्धि का भी आयाम। ये नीति केवल उसी की हो सकती है जो निष्पक्षता के भाव से काम करे। मान्यवर, आज जो वैश्विक रेटिंग हुई है उसमें 2030 तक अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है।
कुछ लोगों ने कहा है कि ये अर्थव्यवस्था जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी दुनिया की इकोनॉमिक पावर, वो 2027 तक भारतवर्ष बन जाएगा। अब भारतवर्ष में अगर देखो ये मुद्रा योजना मोदी जी लाए, आज 8 करोड़ लोग उद्यमी बन चुके हैं। अगर आप देखो, ये कहते हैं रोजगार सृजन की बात, ये रोजगार सृजन की बात 2014 में ये केवल 350 स्टार्टअप थे, आज 1,25,000 स्टार्टअप हैं और 110 से अधिक यूनिकॉर्न एक्टिव हैं। यह देश में लोगों की औसत आय भी बढ़ी है। मैं आपके संज्ञान में बताना चाहता हूं कि आज जो आयकर विभाग के जो आंकड़े हैं, उन्होंने ये कहा कि 2014 में औसत आय 4 लाख रुपए थी, आज 2023 में बढ़कर ये 13 लाख रुपए हो गई है। ये समृद्धि और आर्थिक ये विश्लेषण नहीं होता तो ये आय बढ़ती कैसे, कहां से पैसा आया? ये ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो थे ऊपर ही हुए थे, उन पर रोक लगाई गई। जो भ्रष्टाचार था उन पर रोक लगाया गया और उन पे रोक लगाने के बाद में जो पैसा आया, जनता का पैसा जनता के खातों में पहुंचाया गया। यह मोदी नीति है और इस मोदी नीति के कारण आज बदला हुआ जो परिदृश्य है उसमें आज आईआईटी खुल रहे हैं, आज आईआईएम खुल रहे हैं, आज मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ये आज ये सांप्रदायिक दंगों वाला प्रदेश नहीं है। आज ये सनातनियों का विरोध करने वाला देश, कुछ जगह पर लोग हो सकते हैं लेकिन पूरा देश नहीं है। आज ये देश का सम्मान बढ़ाने वाला देश बना है। ये अब सोने की चिड़िया नहीं रहा कि सोने की चिड़िया होती थी, विदेशी आते थे और पंख उखाड़ कर चले जाते थे। अब ये सोने का दहाड़ता हुआ शेर वाला देश बना है और ये मोदी देश, ये इस देश की आर्थिक संपन्नता के लिए आगे जाने वाला है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि रोजगार कैसे बढ़ता है। 9 साल पहले खादी ग्राम उद्योग में केवल 25-30 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय था, आज 1,30,000 करोड़ से अधिक ये स्वदेशी उत्पाद बढ़ चुका है। ये स्वदेशीकरण की जो प्रक्रिया है, अब भारत हथियारों को खरीदने वाला नहीं है, अब हथियारों की सप्लाई करने वाला भी देश बन गया है। अब अगर आप देखो तो भारत ने 2022-23 में 15,920 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। ये पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा आज भारतवर्ष का ये एक आर्थिक स्वावलंबन बढ़ा है। आज मोबाइल के क्षेत्र में भारत पूरे दुनिया का नंबर 2 का बना है। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में आईटी मंत्रालय मेरे पास में था और मैंने देखा कोरोना के समय चाइना से कंपनी भाग रही थी, वो वियतनाम नहीं जा रही थी, वो कोरिया नहीं जा रही थी, वो हिंदुस्तान में आ रही थी और हिंदुस्तान में भी वो उत्तर प्रदेश में आ रही थी। आज 100 मोबाइल बनता है तो 65 मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बनता है और उसके उपकरण भी उत्तर प्रदेश में बनते हैं। ये बदलते हुए भारत का जो स्वरूप है, ये केवल मोदी योजना जो थी, मोदी जी का जो एक निष्पक्ष भाव से, समर्पण भाव से अर्थव्यवस्था को ठीक करने का जो चक्र था, उसके कारण हुआ है। आज उपभोग साल दर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 61% और डिजिटल ट्रांजैक्शन के राशि में 47% की बढ़ोतरी हुई है। यही नया भारत है, ये नव भारत का उत्थान है। ये वो भारत नहीं है कि अब वो कटोरा लेके दूसरे को वहां भीख मांगने जाएगा। हम याची नहीं हैं, हम दाता बन गए हैं। वही भारत जब यहाँ पर एड्स होता था, मलेरिया होता था, यहाँ पर डेंगू होता था, तो वो देश दूसरों के सामने हाथ फैलाता था कि टीका दे दो, टीका दे दो। कई गुना दामों पर वो टीका, वो वैक्सीन मिला करती थी हिंदुस्तान को और सालों बीत जाते थे, हजारों लाखों लोग मर जाते थे। यही आया, कोरोना आया, पूरा विश्व कराहा, 10 लाख लोगों की मृत्यु अमेरिका ऐसे जगह पे हुई, लेकिन भारत में 3 वैक्सीन बनी और भारत ने 120 देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया। ये बढ़ता हुआ देश है मान्यवर, ये बढ़ता हुआ देश है। और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा, लोग अमेरिकन डॉलर और ये डॉलर इसका उल्लेख करते थे। आज G20 का सिरमौर बन के जब से भारत आया है, 18 देशों में रुपयों में ट्रांजैक्शन होने लगा है। भारत की मुद्रा बढ़ रही है, भारत का अस्तित्व बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। और आपके संज्ञान में मैं ये भी लाना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है, अब कोई कहने वाला नहीं है कि 100 रुपए भेजते हैं
केवल 85 का गबन हो जाता है, 15 रुपए पहुंचते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम से 100 रुपए भेजते हैं, तो 100 का 100 रुपया आज जनता के खाते में पहुंचता है। ये बदलता हुआ भारत है, और इस बदलते हुए भारत में मैं कह सकता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न का भी एक डाटा आया है, और उस डाटा में ये पता चलता है कि विभिन्न आय वर्गों में टैक्स बेस बढ़ा है। हर वर्ग में टैक्स फाइलिंग में कम से कम 3 गुना की वृद्धि हुई है। ये पारदर्शिता है मान्यवर, ये ईमानदारी है मान्यवर, ये स्वच्छता के साथ में काम करने की प्रवृत्ति का नाम है कि आज लोग स्वेच्छा से करों को देने के लिए आगे आए हैं। मान्यवर, मैं एक अनुरोध करूंगा कि आज पहली बार आपके इस विद्वत समूह में बोलने का सुअवसर आपने मुझे प्रदान किया है, और ये मेरा एक बेनिफिट का एक अपेक्षा है कि मुझे कुछ समय आप दें। पहली बार मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपेक्षा ये करूँगा कि थोड़ी समय आप मुझे देंगे। मेरा हाथ तो बंधे हाथ है, जो टाइम अलॉट किया हुआ है उसी के हिसाब से। नहीं, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बेनिफिट मुझे आपको 15 मिनट दे चुके हैं, और 1 मिनट आप बोल दीजिए, और 1 मिनट बोलिए। मान्यवर, मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज जो है पूरा भारतवर्ष जिस तरीके से तेजी से विकसित हुआ है, इस भारतवर्ष में आज जो लोगों की भावना बढ़ी है, उन्होंने भारत को कहा है भारत के बारे में कि ये वर्ष भारत का नहीं है, ये सदी भारत की होने वाली है। ये सदी भारत की है। अर्थव्यवस्था के मामले में ये सुदृढ़ होगा, आत्मनिर्भर होगा, विश्व का नेतृत्व करने वाला होगा। आखिर में मैं सम्मानित विपक्ष से कहूंगा, मैंने बड़े सपने सजोकर मैं आया था मान्यवर कि विद्वतजनों के समूह में बोलने का अवसर मैं पाऊंगा। विद्वतजन हैं भी, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे फुटबॉल का मैच होता है तो आप देखते हैं कि रेफरी भी दौड़ता है और फुटबॉल के खिलाड़ी भी दौड़ते हैं, लेकिन दोनों के उसमें अंतर आता है। खिलाड़ी दौड़ता है गोल करने के लिए और रेफरी दौड़ता है वो गलती निकालने के लिए। मैंने देखा कि विपक्ष की भूमिका रेफरी की भूमिका बनी है, लेकिन रेफरी भी नकारात्मक भूमिका में अगर आ जाए तो निश्चित रूप में गलत तथ्यों का प्रस्तुतीकरण से ये सरकार का एक सकारात्मक दृष्टि है। मैं तो आह्वान करूंगा कि विपक्ष आगे बढ़कर आए और मोदी जी के सुशासन का एक सहभागी बने। ये आर्थिक रूप में सुदृढ़ इस भारत राष्ट्र की संप्रभुता जो पूरे विश्व का सिरमौर बनने की तरफ अग्रसरित है, उसमें उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोशीला भाषण था आपका।